हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन में। हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करा था। आज हम बेसिकली है तो एडमिशन का ही पार्ट, लेकिन आपकी बुक में उसको एज ए सेपरेट चैप्टर लिया हुआ है। वो एडमिशन क्या है, वो पूरे पार्टनरशिप में ही यूज़ होता है। दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल बेसिकली इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। सो गुडविल अपने आप में देखा जाए तो एक इंटेंजिबल एसेट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज़ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। लेकिन जब रेपुटेशन कितना, तो उसको मेजर करने के लिए उसको मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है गुडविल की एक वैल्यू। आज हम इसका कर रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैं इसको, आपकी बुक में भले एक चैप्टर इसको सेपरेट लिया हुआ है, लेकिन मैं इसको एक एडमिशन के साथ ही लेकर चल रहा हूँ। तो एडमिशन का ही पार्ट मानते हुए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास 5 अलग अलग मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो करते हैं, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। According to this method, goodwill is equal to average profit of given number of years. Average means 3 साल, तो 3 अलग अलग फिगर्स हैं। जैसे पहले साल में 10,000 प्रॉफिट, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 30,000। सो तो तीनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 3। 2 साल हैं तो 2 को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2। 5 साल है, 5 को ऐड किया डिवाइडेड बाय 5। So that is average profit multiplied by number of purchase years. Now number of purchase years क्या है? बेसिकली एक फिगर है जो क्वेश्चन में गिवन है। उसकी डिटेल में अभी हम जाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अपने आप में एक अजीब सा चीज़ है। वैसे देखा जाए तो गुडविल आगे चल के जब आप कॉलेजेस में पहुँचेंगे तो गुडविल अपने आप में एक पूरा का पूरा एक सेपरेट एक चैप्टर ही बन जाता है। रादर यू कैन सी कि गुडविल की वैल्यूएशन और ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में टोटल सब्जेक्ट एक बन जाती हैं। तो खैर हम इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन में है नंबर ऑफ परचेजेस क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बेसिस पर आपको काम करना है। अगर मैंने आपको फिर से बताया 2 साल हैं तो 2 को ऐड करेंगे। अगर लॉस है तो मतलब जैसे एक साल में 50,000 प्रॉफिट है, दूसरे साल में 40,000 प्रॉफिट है, तीसरे साल में 10,000 का लॉस है, तो इट विल बी 50 + 40 - 10 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल तो हैं ही हैं, लॉस को हम माइनस में ले लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हम प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स मैं आपके पास लिख रहा हूँ कि अगर किसी साल में इफ़ abnormal gains already added, कि हमारे किसी साल में, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट्स लेकर चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बिज़नेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में अर्न करता है। अब ऐसा नहीं है कि बिज़नेस ने कोई एक बिल्डिंग ले रखी थी, बिल्डिंग किसी साल में बेच दी, उससे प्रॉफिट हो गया, तो वो आपका बार बार होने वाला, हर साल होने वाला प्रॉफिट नहीं है, जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं। तो हम सिर्फ रिकरिंग प्रॉफिट को लेकर चलते हैं जो बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं उससे रिलेटेड। सो अगर कोई नॉर्मल गेन ऑलरेडी एडेड है तो अब हम उसको कैलकुलेट करते टाइम पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली इफ एबनॉर्मल लॉसेस ऑलरेडी डिडक्टेड हैं तो उसको अब हम वापस से ऐड कर लेते हैं। कि जैसे किसी मशीनरी में या फैक्ट्री में आग लग गया, मशीनरी हमने लॉस में बेच दिया, तो वो हर साल आग नहीं लगेगा या हर साल लॉस नहीं होगा। एसेट हम हर साल ना बेचेंगे ना हर साल लॉस होगा, तो किसी एक साल में अगर वो लॉस है तो हम उसको वापस ऐड कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, या जिसको हम बोलते हैं पार्टनर सैलरी, दिस इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड अगर ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको जो भी सैलरी मिल रहा है वो बिजनेस का एक एक्सपेंस है। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम पे पिछले चैप्टर में हम उसको सैलरी को भले हम एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं, उसको एक्सपेंस नहीं मानते, लेकिन गुडविल पर्पस के लिए आप इसको एक एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट्स में अगर हम एम्प्लॉय काम कर रहा होता, पार्टनर नहीं काम करता तो कोई तो वो काम कर रहा होता, तो एम्प्लॉय को हम ये मानते हुए चलते हैं कि पार्टनर एज एन लाइक एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसका जो भी सैलरी है वो प्रॉफिट्स में से डिडक्ट होगा फॉर गुडविल पर्पस ओनली। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इफ स्टॉक या एनी अदर एसेट, बात सिर्फ स्टॉक की नहीं है, इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मीन्स कि जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपये, लेकिन आपने उसकी वैल्यू अंडर वैल्यू करके लगा रखी है 40,000 रुपये। तो अगर वो अंडर वैल्यू कर रखी है तो उससे बिजनेस के लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो अब हम गुडविल पर्पस के लिए उसको वापस ऐड कर देते हैं। सिमिलरली, इफ स्टॉक और एनी अदर एसेट इज ओवर वैल्यूड, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। एंड एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस में होने ही होने हैं, इफ नॉट डिडक्टेड फॉर गुडविल पर्पस विल बी डिडक्टेड, will now to be subtracted from profits for goodwill purpose। तो ये कुछ एक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जिसकी वजह से हम यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो प्रॉफिट जो हम कंसिडर करेंगे हम उसको लेकर चलेंगे। चलिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 12 कंटिन्यूमेशन में चल ही रहा है। ये है मेरा फ़ोन नंबर। ये फ़ोन नंबर इसलिए कि आप जब भी चाहें मेरे को 8:30 से 9:30 डेली मैं आपको इवनिंग में मिलूँगा। आप अपने फ़ोन पे, वीडियो पे, जैसे भी व्हाट्सएप पे, जूम पे हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years। सो एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 1 लाख, दैट इज़ इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट अब हम लेंगे सिर्फ 90,000, क्योंकि अब नॉर्मल गेन्स है ऑलरेडी एडेड है, हम उसको माइनस कर लेंगे। सेकेंड ईयर में 1,10,000 आफ्टर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। सो ऑलरेडी लॉसेस हैं तो हम इसको वापस से ऐड कर लेंगे। एबनॉर्मल गेन्स को माइनस किया, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड किया। थर्ड ईयर में 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो हमारा एक तरह से एबनॉर्मल गेन ही हो जाता है। तो एबनॉर्मल गेन है, हम इसको माइनस कर लेंगे। सो इट विल बी 85 माइनस 5, 80,000। तो ये हो गया 170, तो दिस इज़ 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट्स हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 1 लाख, एंड गुडविल इज़ 2 years परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, दैट इज़ गुडविल। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years। सो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 करना है। अब क्वेश्चन कहता है कि मतलब 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, दिस 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 दिस, एंड 5वें साल में है लॉस। क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1/4/2022 कि किसी एक साल में, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट ईयर है, उस लास्ट ईयर में कंपनी ने साइकिल खरीदी थी
₹20,000 की साइकिल, मतलब एक एसेट खरीदा था ₹20,000 का। दिस वॉज परचेस्ड एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने इसको एक्सपेंस की तरह से ट्रीट कर लिया था। तो अब एक्सपेंस की तरह से ट्रीट कर लिया तो अब एक्सपेंस तो ये एक्चुअल में है नहीं। तो अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ फिफ्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। फिफ्थ ईयर में हमारे प्रॉफिट कितने हैं, -1,20,000, जिसमें से हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हमारे एक्सपेंसेस हैं ही नहीं, इन एक्सपेंसेस को हम कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे 50,000 रुपये से। अब लेकिन हम इसको ऐसे ट्रीट करे थे, तो अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि दीज टू बी डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन साइकिल्स एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इन साइकिल्स के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर रखा था। सॉरी, ये 20,000 का फिगर है। सो 120 + 20, तो ये हमारे एक्सपेंसेस जो हमने अपने कम करे उससे प्रॉफिट बढ़ गए, और हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रखा था। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का मतलब ये हमने एक्सपेंसेस अपने इंक्लूड कर रखे थे, जो हमारे एक्चुअल में एक्सपेंसेस थे ही नहीं, क्योंकि जब ये एसेट हमारा एसेट नहीं था तो एक्सपेंसेस कहाँ थे। तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, विच इज़ 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट 20,000 फॉर, क्योंकि ये 1 अप्रैल को खरीदा है तो फॉर फुल ईयर। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 25% ऑफ वैल्यू ऑफ साइकिल्स फॉर फुल ईयर, पूरे 12 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। तो दिस विल बी -1,05,000 फिफ्थ ईयर के जो प्रॉफिट्स हम कंसिडर करेंगे, बेसिकली लॉस है। तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए कि ये हमारा एक एसेट था जिसको कि एक्सपेंस मान लिया गया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, तो इसलिए हमने इसको वापस से ऐड करा 20,000। फाइन, क्योंकि एक्सपेंसेस तो थे ही नहीं। सिमिलरली 5,000 रुपये का एक और एक्सपेंस माना गया था। सिमिलरली 5,000 रुपये को हम डेप्रिसिएशन मानते हुए हमने इसको माइनस किया था, जो हमारे एक्सपेंसेस। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए ज़रा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे ख्याल से मेरे को भी शायद यहाँ पर ये -5,000 है। क्यों -5,000 है, इसको ज़रा समझिए कि ये 20,000 रुपये ये हमारे हैं एक्सपेंसेस विच वॉज, ये हमारे 20,000 रुपये एक्सपेंसेस माने गए थे, विच वॉज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, बट एक्चुअल में दीज आर नॉट एक्सपेंसेस। तो ये 20,000 रुपये हमारे खर्चा नहीं था, हमने इसलिए उसको वापस से ऐड कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंस माने हुआ था। ठीक है। अब रही बात डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये की फिगर तो खैर यहाँ से आ गई, लेकिन वो 5,000 रुपये क्या था कि हमने इसको प्रीवियसली एसेट ट्रीट कर रखा है। जब हमने इसको एसेट ट्रीट किया था तो हमने 5,000 रुपये, सॉरी ध्यान से समझिए, ये 5,000 रुपये को अब हम एसेट मान रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअल में एक प्रीवियसली एक्सपेंस ट्रीट किया गया था। मतलब एक तरह से आप ये मान के चलें कि ये 5,000 रुपये अब हमारे एक न्यू एक्सपेंसेस आ गए हैं।
समझिए ज़रा इस चीज़ को कि 1,20,000 रुपये जो थे, ये प्रॉफिट, ये हमारे बेसिकली ये माइनस है या प्लस है उसको छोड़ते हैं, ये 20,000 रुपये अब हमारे ऐड हुए। क्यों ऐड हुए हैं? क्योंकि ये 20,000 रुपये एक्चुअल में एसेट थे, लेकिन हमने उसको एक्सपेंस माना हुआ था, तो जिसकी वजह से एक्सपेंसेस हमारे कम हुए, हमारे प्रॉफिट बढ़ गए। एंड सिमिलरली अब हम चूंकि इस फिगर को एसेट लेकर चल रहे हैं 20,000 रुपये को, जो कि प्रीवियसली एसेट नहीं था, तो अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमारा एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये फिगर हो गया हमारे पास 1,05,000 कि दिस माइनस, क्योंकि ये लॉस की फिगर है, प्लस 20,000 सिंस हमारे एक्सपेंसेस कम हुए, और ये -5,000 सिंस हमारे एक्सपेंसेस अब बढ़ गए 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन से। तो ये फिगर अब हमारे पास आ गया -1,05,000। सो गुडविल की वैल्यूएशन विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस -1,05,000। तो ये हो गया 30 और 70 1,00,000, और एक 2,00,000, और एक 3,40,000। 3,40,000 माइनस 5 दैट इज 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -120 जो हमारा बिजनेस का जो फिगर गिवन है, प्लस 20,000 क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस जिसको ट्रीट किया हुआ था, अब हम उसको एक्सपेंसेस की कैटेगरी से हटाएंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। एंड सिमिलरली जब ये एक्सपेंस हमारे एक्सपेंसेस नहीं रहे हैं, तो हमारे 20,000 रुपये से एसेट बढ़ चुके हैं, और उन बढ़े हुए एसेट्स के ऊपर हमको 5,000 रुपये अब डेप्रिसिएशन लगाने का है। दिस इज, आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, वो इतना वो भी नहीं है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि हमने बिल्कुल डिटो सेम जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, प्लस माइनस एबनॉर्मल लॉसेस वर्सेस प्लस, जो भी करना है वो हमने कर आके एक फिगर आ गया प्रॉफिट्स का। अब प्रॉफिट्स में क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ एक ना वेट्स असाइन कर रखे हैं। वेट्स हमेशा असाइन होते हैं, प्रीवियस ईयर में कम वेट्स, और जो अब करंट ईयर चल रहा है उसमें ज़्यादा वेट्स। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, गुडविल इज weighted average profits of given number of years multiplied by number of purchase years। क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि गुडविल टू बी ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, 3 years परचेज ये क्वेश्चन में गिवन है, ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 फॉर द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें, सो ईयर हो गया 2019, 20, 21, 22, 23। प्रॉफिट्स जो भी गिवन है 40, 48, 60, 50, 36। वेट्स जो भी असाइन कर रखे हैं 1 2 3 4 5। नाउ वेटेड, अब हम इसको बात करते हैं प्रॉफिट्स, जो इसको हम लेकर चल रहे हैं। वेटेड प्रॉफिट्स, तो बेसिकली वेटेड प्रॉफिट इज दिस इनटू दिस 40, 48 इंटू 2, 60 इंटू 3, 50 इंटू 4, 36 इंटू 5। $6,96,000, खैर जो भी फिगर एक आया।
तो अब गुडविल जो आ जाएगा पहले निकालेंगे, ये तो हमारे थे वेटेड प्रॉफिट्स। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। अब जैसे सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कितना है, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट इज 6,96,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15। तो ये आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये फिगर अब मैंने एक्चुअल में कैलकुलेट करके रखा ही हुआ था। दिस इज़ 46,400। सो गुडविल इज़ 46,400 वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3। जो भी एक फिगर एक आ गया वो आपका गुडविल हो गया। देखिए, आपको अब मैं एक छोटा सा चीज़ एक एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि मैं अभी पीछे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। ये कंफ्यूजन देखिए हर एक किसी के साथ होता है। जब आप क्वेश्चन में करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जगहों पे जाके आपका माइंड कई बार ज़रा सा भी ट्विस्ट हुआ इधर से उधर। अभी लाइक पीछे वाले जो हम साइकिल वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था। उस ट्विस्ट होने का बेसिकली मेन रीज़न ये था कि अब इसको एक अपना प्रैक्टिकली लाइफ का एक एग्जांपल लेकर चलें कि एक्चुअल में मैं जब ये आपका लेक्चर बना रहा था तो कोई डोर पे 1 सेकंड के लिए आ गया। तो वहाँ जब मैंने ध्यान दिया और उसी टाइम पर ही हुआ क्या कि मेरा ध्यान ज़रा सा ट्विस्ट हुआ और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होते होते, जबकि ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, मेरे पास अब इसका सोल्यूशन है, बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल कि आपका ध्यान इधर से उधर भटका। क्वेश्चन शुरू करने से पहले और क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आप जो मर्जी करिए, बट नॉन इन बिटवीन दी क्वेश्चन। क्योंकि जहाँ पर आप क्वेश्चन के बीच में इधर से उधर हुए, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन में आपने, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास शायद अभी 25 हफ्तों का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम एक आती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। वही मेरा नंबर, ये लेक्चर हमारा 12 कंटिन्यू हो ही रहा है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेसेस। नाउ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज बेसिकली, अगर हम इसको स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करें, सो एक्सेस ऑफ एक्चुअल या एक्सेस ऑफ एवरेज, ए मे बी एक्चुअल मे बी एवरेज प्रॉफिट्स, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। कि जितना हमको नॉर्मली अर्न करना चाहिए, अगर हम उससे कुछ ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो दैट ज़्यादा इज़ योर एक्चुअल सुपर प्रॉफिट। तो अब बात ये आती है कि हमको नॉर्मली कितना अर्न करना चाहिए। हाउ विल यू डिसाइड कि हमको नॉर्मली कितना अर्न करना चाहिए? आप ज़रा खुद सोचें कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं 1 लाख रुपए से। आप कहते हैं कि नॉर्मली हमको इसके अंदर कितना अर्न करेंगे? आप कहते हैं 2,000 नॉर्मली, नहीं 5,000, नहीं 25,000, नहीं 50,000। अरे नॉर्मल की एक डेफिनेशन तो होगी, नॉर्मल की एक लिमिट तो होगी। तो बेसिकली अब बात वही आ जाती है कि हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं आपको फिर भी 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो एक इंडस्ट्री के हिसाब से होते हैं। लाइक स्टील इंडस्ट्री है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, लाइक प्लास्टिक इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे जो इनके जो हमारे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके पास से उनके मिल जाते कि ऑन एवरेज बेसिस पे इस बिज़नेस में जितना भी फर्म्स हैं वो इतना अर्न कर रही हैं। तो उसका एक एवरेज हो जाता है, वो हो जाता है नॉर्मल रेट, कि नॉर्मली हमको उतना उस रेट के हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से अर्न करना चाहिए। और जब कोई फ्रेशर है जो बिज़नेस एक स्टार्ट करना चाह रहा है कि मेरे को
मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 5 लाख रुपए में एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे को नॉर्मली, अब मैंने अभी तक कोई इंडस्ट्री भी नहीं डिसाइड किया कि मैं किस इंडस्ट्री में जाऊँगा। सो मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? बेसिकली मेरे लिए नॉर्मल प्रॉफिट है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। लाइक हम कहते हैं कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे को नॉर्मली कितना अर्न करना चाहिए? नॉर्मली मेरे को अर्न करना चाहिए 7% ऑफ 5 लाख, दैट इज़ 35,000। वो मेरे को अर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पैसा बैंक में रख दूँ, घर आके सो जाऊँ, 1 साल के बाद उठूँ और बैंक से बोलूँ लाओ मेरे को 35,000 रुपीज़, मेरा जो इनकम है वो मेरे को दो। तो मैं बगैर कुछ करे हुए आई एम अर्निंग 35,000। सो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट शुड बी दैट 7%। तो खैर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास नॉर्मल रेट गिवन होगा। तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट इज मैथमेटिकली वे से लिखें तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन है। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज normal rate in terms of percentage which will be given in the question multiplied by capital invested or capital employed, कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में। नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कि जो कुछ भी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है टू अर्न प्रॉफिट, वो हमारा हो जाता है बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो डिफरेंट वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक नहीं, इसको कैलकुलेट करने के दो डिफरेंट ऑल्टरनेट्स होते हैं। अगर हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट में कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लायबिलिटी साइड को लेकर चलें तो दैट इज़ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट साइड में गिवन है। क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व्स माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स जो एसेट में गिवन है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि जो लायबिलिटीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, एसेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है दैट रिप्रेजेंट लॉस। सो आप ये मान के चलिए कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए हमेशा एक लायबिलिटी है और लॉस बिजनेस के लिए हमेशा एक एसेट है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि दैट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर, और लॉस एसेट इसलिए है क्योंकि वो अब आप ओनर से रिकवर करना है। और इसके अलावा माइनस हम और कर लेते हैं कि अगर आपके पास गुडविल ऑलरेडी गिवन है, माइनस एनी डेफर्ड एक्सपेंसेस जो बिजनेस में के अगर कुछ एक गिवन है, माइनस, और अगर हम बात करें तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जिसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम माइनस कर देते हैं यहाँ से अगर हम बात करें। तो ये हम लायबिलिटी साइड से अगर हम बात करते हैं, और अगर हम यही अगर एसेट साइड से बात करते हैं बिजनेस के, सो एसेट साइड से अगर हम बात करें तो एसेट साइड में इट विल बी फिक्स्ड एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। तो ये हमारे पास एसेट साइड से हो जाती है। तो बैलेंस शीट तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल होती ही होती हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गया कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, रिजर्व्स, P&L, और यहाँ पर हमारे पास हैं फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, यहाँ पर इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और डेफर्ड एक्सपेंसेस, और यहाँ पर लायबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो हम बोलते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वे है लायबिलिटी साइड का कि दिस प्लस दिस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड माइनस दिस, सो दिस प्लस दिस माइनस दीज टू। और अगर हम एसेट साइड से बात करें तो ये तीन माइनस दिस। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर हैं तो ये हमेशा इक्वल आएगा ही आएगा। चलिए हम क्वेश्चंस के लेकर चलते हैं। कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60,000,
तो दिस इज नेट प्रॉफिट है, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट अगर हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट की जगह पे। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years विद दिस, ये गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60,000, नॉर्मल रेट इज 10%। गुडविल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज। सो यहाँ पर एवरेज कितना गिवन है, 20, 22 एंड 18। सो इन तीनों को ऐड किया, यह आ गया एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, या एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 20,000। और नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास 10% ऑफ 10% ऑफ 60,000, 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ 6,000। सुपर प्रॉफिट आ गए 20 माइनस 6 विच इज़ 14,000। गुडविल हो गया 14,000 इंटू जितने भी ईयर्स परचेज है, 3 years परचेज। ये हो गया हमारे पास गुडविल। एक और क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 54,000, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट विच इज़ नॉर्मल रेट जो गिवन है आपके पास 10% है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज 9,000 पर एनम। सो अब यहाँ पर हम एक्चुअल प्रॉफिट लेकर चलेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हम कंसीडर करेंगे ऑलवेज आफ्टर रेम्यूनरेशन, दैट इज 54 माइनस 9 विच इज 45,000। नॉर्मल प्रॉफिट हो गए हमारे पास 10% ऑफ 3 लाख विच इज 30,000। सुपर प्रॉफिट हो गया एक्चुअल माइनस नॉर्मल 15,000। और गुडविल जो भी क्वेश्चन में बोल रखा है 15,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, जो इस क्वेश्चन में मैंने खैर लिया नहीं था, लेकिन इट कैन बी एनीथिंग। तो मैं सिंपली आपको ये रेम्यूनरेशन का एक फंडा बताने के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सो एक्चुअल प्रॉफिट विल बी 45, इट्स नॉट 54, 54 माइनस रेम्यूनरेशन। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं कि फर्म हैज़ एसेट्स ऑफ 3 lakhs इंक्लूडिंग कैश। तो कैश तो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो होती है, ये एक क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि इंक्लूडिंग कैश। सो कैश इज़ बेसिकली नथिंग बट क्वेश्चन का ही पार्ट है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर 2 लाख एंड रेस्ट आर रिजर्व्स। तो बेसिकली एसेट्स हैं 3 लाख, लाइबिलिटीज़ में आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कोई है नहीं, तो कैपिटल और रिजर्व्स मिला के वो भी 3 लाख की। नॉर्मल रेट है 10%। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 2 लाख एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में निकालने को बोला है। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 10%, 10% ऑफ 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 10% ऑफ 3 लाख विच इज 30,000। अच्छा, गुडविल क्वेश्चन कहता है 2 लाख है विच इज 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल गिवन है 2 लाख, तो सुपर प्रॉफिट हो गए 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000। अब दोबारा से सेम लिख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट थे 50,000, एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके। सो एक्चुअल प्रॉफिट विल बी 50 प्लस 30, 80,000। फाइन, चलिए नेक्स्ट। फर्म हैज़ एसेट्स ऑफ 5 लाख इंक्लूडिंग कैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल गिवन है 350, रिजर्व्स गिवन है 60 एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी गिवन है 90। सो यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 410, और यहाँ से बात करें तो 410। नॉर्मल रेट गिवन है 10%। गुडविल इज 90,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसे निकालना है, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है विच इज़ 90,000। कैलकुलेट अगेन वही एक्चुअल प्रॉफिट। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो लेकर चलेंगे 10% ऑफ, तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 4,10,000 एंड जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो हैं
10% ऑफ दिस विच इज़ 41,000। बाकी वही है कि गुडविल गिवन है 90,000, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट विच इज़ 90,000। सो गुडविल हमारे पास 90 है, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 45,000 दिस अपॉन 2। तो सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, आगे वही आ गया कि सुपर प्रॉफिट इज़ एक्चुअल माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट है, एक्चुअल निकालने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास। सो दिस प्लस दिस 86,000 आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000, नॉर्मल रेट गिवन है 10%, गुडविल गिवन है 1 लाख विच इज़ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमको फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा ज़रा सोचिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल रेट विच इज़ गिवन है हमको इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको पहले यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सो गुडविल गिवन है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हो गए गुडविल अपॉन 4, ये हो गए सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000, सो सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट गिवन है 80,000, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, सॉरी सुपर प्रॉफिट है 25,000, एक्चुअल प्रॉफिट है 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इधर गया ये इधर गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 55,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं नॉर्मल रेट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 55,000 इज इक्वल टू 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज एक्स। सो एक्स इज 55,000 इंटू 100 अपॉन 10 विच इज 5,50,000। ये हो गया हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये था थर्ड मेथड। नाउ फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास नंबर ऑफ परचेजियर्स का कोई झमेला नहीं। एज पर दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमको मालूम ही है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? दिस इज बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100, कि हम एक्चुअल में जितना अर्न किए हैं अगर हम उसको नॉर्मल रेट के हिसाब से अर्न करते तो हमारी गुडविल क्या होती। मतलब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था 1 लाख, नॉर्मल रेट था 10%, तो मतलब हमको 10,000 अर्न करना चाहिए 10% ऑफ 1 लाख, लेकिन हमने एक्चुअल में अर्न कर लिए हैं 20,000 रुपये। तो बेसिकली कैपिटलाइज वैल्यू एक्चुअल प्रॉफिट क्या है कि वो 20,000 अगर हम नॉर्मल रेट पे अर्न कर रहे होते तो हमको कितना कैपिटल चाहिए होता? हमको चाहिए होता 20,000 को नॉर्मल कमाने के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होता, लेकिन वो 20,000 रुपये हमने कमा लिए 1 लाख से। खैर उस फिगर को छोड़ो, हमने किससे कमाए, तो हमको वो 20,000 नॉर्मल रेट के हिसाब से कमाते तो हमको कितने चाहिए होते? 2 लाख रुपए, जो कि हमारा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। खैर क्वेश्चन हम करते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 60,000, नॉर्मल रेट गिवन है 10%, एसेट 720, लाइबिलिटीज 240, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है 480। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल तो दिस माइनस दिस, ये हो ही गया 4,80,000। सो व्हाट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100, तो ये हो गया 6 lakhs माइनस 480। सो गुडविल हो गया हमारे पास 1,20,000। ठीक,
चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं. ए एंड बी पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 lakhs and 4 lakh. करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है इतना और इसका डेबिट बैलेंस है. तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल का तो वो माइनस हो जाता है कैपिटल या करेंट. एंड रिजर्व्स गिवन है 1 लाख. लाइबिलिटीज़ कोई है नहीं, नो लाइबिलिटीज़ आर देयर. एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख. करंट अकाउंट है इसका 1 लाख विच इज़ क्रेडिट बैलेंस. बी का है 1 लाख विच इज़ डेबिट बैलेंस. जनरल रिजर्व्स हैं 1 लाख. नो लाइबिलिटीज़. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज़ दिस. नॉर्मल रेट इज़ दिस. हमको गुडविल बाय निकालना है कैपिटलाइजेशन. तो यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? दैट इज़ ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का करंट, ए का करंट अकाउंट 10 लाख माइनस बी का करंट अकाउंट विच इज़ डेबिट बैलेंस है इसलिए माइनस हो गया, और प्लस जनरल रिजर्व्स विच इज़ 1 लाख. सो कैपिटल प्लस ए का करंट माइनस बी का करंट माइनस दिस. तो बेसिकली माइनस 1 लाख प्लस 1 लाख ये तो खत्म ही हो गया. 6 और 4 10 और 10 20 लाख रुपए हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हो गया एक्चुअल कैपिटल. एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, नॉर्मल रेट है 10%. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी होगी एक्चुअल प्रॉफिट की? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 विच इज़ 50 लाख माइनस 20 लाख जो क्वेश्चन में हम एक्चुअल कैपिटल निकाले थे. सो गुडविल हो गया 30 लाख. फाइन. सो अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो भी माइनस होगा. नाउ लास्ट चीज़ आ जाती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. नाउ एज पर दिस मेथड गुडविल इज जो भी सुपर प्रॉफिट आपने पीछे जो निकाले थे डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100. दैट्स इट. सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100. सुपर प्रॉफिट आपको मालूम है एक्चुअल माइनस नॉर्मल और दिस डिवाइडेड बाय 100. चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं. एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 150, एसेट्स हैं 14 लाख, लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख. सो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 10 लाख. नॉर्मल रेट है 10%. तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं. दिस इज एक्चुअल माइनस नॉर्मल. एक्चुअल है 1,50,000, नॉर्मल हो गए 10% ऑफ 10 लाख विच इज़ 1 लाख. सो 150 माइनस 1 लाख 50,000 हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट. गुडविल अब हो जाएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100. 50,000 अपॉन 10 इंटू 100, सॉरी 50,000 इंटू 10/100, 5 लाख होगी हमारे पास गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. चलिए अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन ही है 10 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 3 years 160, 140, 270 गिवन है. नॉर्मल रेट गिवन है 11%. रेम्यूनरेशन ऑफ बोथ पार्टनर्स इज 2500 पर मंथ पर पार्टनर. सो अब अगर हम बात करें सो ईयर 1, 2, 3 इसका सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ. 160, 140, 270. क्वेश्चन कहता है कि 2500 पर पार्टनर पर मंथ और हमारे पास 2 पार्टनर हैं तो मतलब 5,000 पर मंथ. साल का हो गया 60,000. तो ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 80,000 और ये हो गया 2,10,000. सो 2 1 3 3,90,000 हम इसको लेकर चलेंगे. सो हमारे एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हो गए 3,90,000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 1,30,000. हमको गुडविल इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है हम 5 तरीकों से गुडविल निकाल रहे हैं. सो हम पहले 5 चीज़ें लिख रहे हैं. एक्चुअल प्रॉफिट ये रहे हमारे पास. नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन कहता है इज 11%. 11% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 10 लाख. सो नॉर्मल प्रॉफिट हो गए 1,10,000.
सुपर प्रॉफिट हो गए एक्चुअल माइनस नॉर्मल विच इज 20,000। फाइन। अब हमको अगर गुडविल निकालना है किसी भी मेथड से, अगर हम फर्स्ट मेथड बात करें कि गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट तो 130 इंटू 2। सेकेंड मेथड से बात करें कि गुडविल इज से 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो 3 इंटू दिस। थर्ड मेथड से बात करें व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, सो यहाँ पर हम वो भी बात कर लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट विच इज एक्चुअल प्रॉफिट अब हम कितना लेकर चल रहे हैं 1,30,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100। खैर जो भी एक फिगर आया आ गया वो हो गया हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल, और एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन था 10 लाख रुपए, तो ये हमारे पास एक तीसरी एक फिगर एक आ गया। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। सो मतलब कहने का ये है कि अब हमारे पास 5 मेथड हम जो पढ़े हैं आज की डेट में। पहला था एक्चुअल प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, चौथा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और पांचवा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बस इसमें जो फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपके साथ पहले उसमें जो चीज़ें एक लिखी थी उसका आपको ध्यान रखना है। एबनॉर्मल गेंस हैं उसको माइनस कर लेंगे, एबनॉर्मल लॉसेज हैं उसको ऐड कर लेंगे, रेम्यूनरेशन है अगर पार्टनर्स की उसको भी माइनस कर लेंगे। चलिए बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वापस इसी चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय। ये है मेरा फ़ोन नंबर, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।